नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। यदि वर्ल्ड लिटरेचर में, विश्व साहित्य में केवल 10 ऐसे लेखकों को चुना जाए जिन्होंने मनुष्य की चेतना को सबसे गहराई से प्रभावित किया, तो उनमें जॉन वॉल्फगैंग वॉन गोथे का नाम अवश्य होगा। जर्मनी में उन्हें केवल कवि नहीं, एक सांस्कृतिक संस्था माना जाता है। यूरोप उन्हें आधुनिक साहित्य का निर्माता कहता है। दार्शनिक उन्हें मानवतावादी चिंतक मानते हैं और वैज्ञानिक उनके प्रकृति विज्ञान संबंधी लेखन पर आज भी गहन चर्चा करते हैं। साहित्यकार उन्हें उस लेखक के रूप में याद करते हैं जिसने मनुष्य की आत्मा को उसकी सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। फिर भी हिंदी जगत में गोएथे का नाम अक्सर केवल उनकी महान कृति फॉस्ट तक सीमित रह गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम कालिदास को केवल अभिज्ञान शाकुंतलम या शेक्सपियर को केवल हैमलेट तक सीमित कर दें। गोएथे का साहित्य एक पुस्तक नहीं बल्कि एक संपूर्ण बौद्धिक संसार है। उसमें कविता है, उपन्यास है, नाटक है, दर्शन है, विज्ञान है और इन सब से बढ़कर मनुष्य की अनंत जिज्ञासा है। 28 अगस्त 1749 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्मे गोएथे ऐसे समय में अवतरित हुए जब यूरोप गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ज्ञानोदय यानी इनलाइटमेंट का प्रभाव बढ़ रहा था। विज्ञान पुराने धार्मिक विश्वासों को चुनौती देने लगा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की आहट सुनाई देने लगी थी और मनुष्य पहली बार स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगा था। यह वही समय था जब आप कह सकते हैं आधुनिकता ने जन्म लेना शुरू कर दिया था और उसी आधुनिकता की सबसे गहरी आलोचना भी जन्म ले चुकी थी। तो गोएथे ऐसे संक्रमण के काल के कवि हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने किसी एक क्षेत्र में स्वयं को सीमित नहीं रहने दिया। वे कानून के विद्यार्थी थे लेकिन न्यायविद नहीं बने। वे कवि थे पर केवल कवि नहीं रहे। उन्होंने बॉटनिकल साइंस पर शोध किया, रंगों के सिद्धांत पर किताब लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व निभाए और साथ ही यूरोप के महानतम साहित्य की रचना भी की। आधुनिक युग में आप देख लीजिए, शायद ही कोई ऐसा दूसरा लेखक मिलेगा जिसने ज्ञान के इतने विविध क्षेत्रों में इतनी गहरी रुचि ली हो। यही कारण है कि गोएथे को पढ़ना केवल साहित्य पढ़ना नहीं है, यह आधुनिक मनुष्य के जन्म को समझना है। और आप जानते हैं, जिन्होंने गोएथे को पढ़ा है उनकी पहली बड़ी सफलता उनका उपन्यास द सॉरोज ऑफ यंग वर्दर से मिली। यह केवल प्रेम विफलता की कहानी नहीं है, यह उस युवा मन की कहानी है जो समाज की कठोरता और अपनी संवेदनशीलता के बीच फंस गया है। इस उपन्यास का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि यूरोप में अनेक युवाओं ने वेर्थर, जो इसका पात्र है, उसकी तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उपन्यास से प्रभावित होकर कई युवाओं ने आत्महत्या तक की। साहित्य के इतिहास में यह घटना आज भी वेर्थर प्रभाव के नाम से याद की जाती है। पर यदि गोएथे केवल वेर्थर लिखकर रुक जाते तब भी वे बड़े लेखक होते, किंतु उन्होंने उससे भी कहीं आगे जाकर फाउस्ट की रचना की, एक ऐसा नाटक जिसे अनेक विद्वान आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा साहित्यिक रूपक मानते हैं। फाउस्ट का मूल प्रश्न अत्यंत सरल है लेकिन उसका उत्तर अत्यंत कठिन है। यदि मनुष्य को असीम ज्ञान, असीम शक्ति और असीम सुख मिल जाए तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा या उसकी इच्छाएं और बढ़ जाएंगी? फाउस्ट एक विद्वान है। उसने जीवन भर अध्ययन किया, धर्म पढ़ा, दर्शन पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, कानून पढ़ा, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि ज्ञान ने उसे उत्तर कम, प्रश्न अधिक दे दिए हैं। तभी उसके सामने दूसरा पात्र आता है। मेरे ख्याल से उसका नाम है मेफिस्टोफेलिस, शैतान का वह रूप जो तलवार नहीं प्रलोभन लेकर आता है। वो फाउस्ट से कहता है, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना की है, बदले में मुझे केवल तुम्हारी आत्मा चाहिए। और यहीं से गोएथे का नाटक शुरू होता है।
स्मरण रहे, गोयथे का शैतान मध्ययुगीन धार्मिक कथाओं का वह भयानक राक्षस नहीं है। वह बुद्धिमान है, व्यंग्यात्मक है, बड़ा आकर्षक है, इंटरेस्टिंग है, और सबसे बढ़कर वह मनुष्य की कमजोरियों को पहचानता है। वह जानता है कि मनुष्य को हराने के लिए हिंसा की आवश्यकता है ही नहीं, उसकी इच्छाएं ही पर्याप्त है। यही कारण है कि फॉस्ट केवल धार्मिक कथा नहीं है, वो आधुनिक मनुष्य की अद्भुत कहानी है। क्या आज भी हम उसी फॉस्ट की तरह अधिक ज्ञान, अधिक धन, अधिक सफलता और अधिक शक्ति की दौड़ में नहीं है? सोचिएगा, क्या हमने भी अपने समय, अपने संबंधों, अपनी संवेदनाओं और कभी कभी यह संभव है अधिकांश समय अपनी नैतिकता का सौदा नहीं किया है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इसका अर्थ है कि फॉस्ट केवल 18वीं शताब्दी का नाटक नहीं, 21वीं शताब्दी का दर्पण भी है। और यही गोयथे की महानता दिखाई देती है। वे उपदेश नहीं देते, वे किसी पक्ष का प्रचार नहीं करते, वे केवल मनुष्य को उसके सामने खड़ा कर देते हैं। निर्णय पाठक को करना होता है। यही कारण है कि 200 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी फॉस्ट समाप्त नहीं हुआ है। हर नई पीढ़ी उसमें अपना चेहरा देखती है, और शायद यही किसी महान लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पहचान है। वो अपने समय की नहीं, हर समय की कहानी लिखता है। और यदि फॉस्ट को केवल शैतान और मनुष्य की कहानी समझा जाए तो गोयथे के साथ ये अन्याय होगा। वास्तव में ये नाटक किसी धार्मिक संघर्ष का आख्यान नहीं है, बल्कि आधुनिक मनुष्य के भीतर चल रहे नैतिक और बौद्धिक द्वंद्व का महाकाव्य है। फॉस्ट कोई पापी नहीं है, वह ज्ञान का साधक है। उसकी त्रासदी यह नहीं है कि वह बुरा मनुष्य है, उसकी ट्रेजेडी यह है कि वह संतुष्ट नहीं हो पाता है। जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक उसे अपनी सीमाओं का एहसास होता है, और यही आधुनिक सभ्यता की भी ट्रेजेडी है। 18वीं शताब्दी के यूरोप में यह विश्वास जन्म ले रहा था कि विज्ञान और तर्क मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो आज 21वीं शताब्दी में तमाम गुरु जो मार्केट में छाए हैं वो नहीं होते। और गोयथे ने यह बहुत पहले देख लिया था कि ज्ञान अपने आप में नैतिकता की गारंटी नहीं है। विज्ञान मनुष्य को शक्ति दे सकता है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए हो, यह प्रश्न विज्ञान नहीं, मनुष्य की चेतना तय करती है। यही कारण है फॉस्ट को आज कृत्रिम बौद्धिकता, जय प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग के संदर्भ में फिर से पढ़ा जा रहा है। क्या हम पहले से भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो गए हैं? क्या हमारे पास पहले से अधिक ज्ञान नहीं है? फिर भी क्यों हम पहले से अधिक असंतुष्ट हैं? और गोयथे इसका उत्तर देते हैं, यदि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं तो कोई भी उपलब्धि उसे स्थायी शांति दे ही नहीं पाएगी। फॉस्ट का जो खलनायक है मेफिस्टोफेलिस, वो केवल शैतान नहीं है, वो आधुनिक लालचों का, प्रलोभनों का प्रतीक है। वो हमें वही देता है जिसकी हमें सबसे अधिक लालसा है, लेकिन हर उपहार की एक कीमत होती है। गोयथे का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या मनुष्य अपनी आत्मा की कीमत पहचानता है? यहाँ आत्मा का अर्थ केवल धार्मिक नहीं है। गोयथे के लिए आत्मा का अर्थ है मनुष्य की नैतिक चेतना, उसकी करुणा, उसकी स्वतंत्र सोच और उसका विवेक। यदि सफलता की दौड़ में यह सब खो जाए तो मनुष्य चाहे जितना भी सफल नजर आए, भीतर से वो पराजित रहता है। गोयथे की यही दृष्टि उन्हें अपने समय से बहुत आगे ले जाती है। वे आधुनिकता के विरोधी नहीं थे, स्वयं विज्ञान के विद्यार्थी थे। कानून उन्होंने पढ़ा, उन्होंने वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान और प्रकाश विज्ञान का गंभीर अध्ययन किया। उनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ कलर्स, वो आज भी विज्ञान के इतिहास में चर्चा का विषय बनी है। भले ही उसके अनेक निष्कर्ष बाद में स्वीकार ना किए गए हों, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वे हर जगह सही थे। महत्वपूर्ण यह है कि वे ज्ञान को विभाजित करके नहीं देखते थे। उनके लिए विज्ञान और कविता विरोधी नहीं थे, दोनों मनुष्य की जिज्ञासा की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ थीं। यही कारण है कि गोयथे आधुनिक युग के अंतिम सार्वभौमिक बुद्धिजीवी प्रतीत आपको होंगे यदि आप उन्हें पढ़ेंगे। उनके भीतर वैज्ञानिक की जिज्ञासा थी, कवि की संवेदना थी, दार्शनिक की गहराई थी और एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवहारिक दृष्टि भी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, भारत के साथ उनका संबंध भी अत्यंत रोचक है। उन्होंने भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन किया
और विशेष रूप से कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम से गहरा वो प्रभावित हुए। जब इस कृति का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद पहुंचा तो गोयथे ने उसकी खुले मन से प्रशंसा की थी। उनके लिए कालिदास केवल भारत के कवि नहीं थे, वे विश्व साहित्य के एक महान रचनाकार थे। यहीं से गोयथे का एक और महत्वपूर्ण विचार जन्म लेता है, वेल लिटेरातुर, अर्थात विश्व साहित्य। आज ये शब्द आपको सामान्य लगेगा, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये अत्यंत क्रांतिकारी विचार था। गोयथे का कहना था कि साहित्य को राष्ट्रीय सीमाओं में कैद नहीं रखा जा सकता। जर्मनी का लेखक भारत से सीख सकता है, भारत का कवि फारस से प्रेरणा ले सकता है और चीन का साहित्य यूरोप को समृद्ध कर सकता है। उनके अनुसार भविष्य का साहित्य वही होगा जो सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता की साझा विरासत बने। और ये विचार आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस समय दुनिया तकनीकी रूप से अधिक जुड़ रही है, उसी समय सांस्कृतिक और वैचारिक दुराग्रह बढ़ रहे हैं, संकीर्णताएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में गोयथे का विश्व साहित्य का विचार हमें याद दिलाता है कि महान साहित्य का कोई पासपोर्ट नहीं होता। शायद यही कारण है कि गोयथे केवल जर्मन लेखक नहीं थे, वे उन रचनाकारों में एक हैं जिन्होंने साहित्य को राष्ट्रीय पहचान से आगे बढ़ाकर मानवता की साझा धरोहर के रूप में सामने रखा। आज जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि वे 200 वर्षों पहले नहीं, हमारे समय में लिख रहे थे। उनका फाउस्ट हमारे भीतर है, उनका मेफिस्टोफेलिस हमारे चारों ओर है और उनका प्रश्न आज भी वही है। मनुष्य जितना हासिल कर सकता है और कितना हासिल कर सकता है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि वह उसे पाने के लिए क्या खो देता है। यही प्रश्न गोयथे को कालजयी बनाता है। यही कारण है वो केवल जर्मनी के महान लेखक नहीं, बल्कि आधुनिक मानव सभ्यता के सबसे बड़े साहित्यिक साक्ष्यों में गिने जाते हैं। विश्व साहित्य में कुछ ही लेखक ऐसे हैं जिनकी तुलना किसी एक लेखक से नहीं की जाती, वे स्वयं एक परंपरा बन जाते हैं। गोयथे ऐसे ही रचनाकार हैं। यदि आप देखें तो दांते ने यदि मध्ययुगीन यूरोप की आत्मा को शब्द दिए, यदि विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य के चरित्र की जटिलताओं को गहराई से समझा, और यदि लियो टॉल्स्टॉय ने नैतिक जीवन के प्रश्नों को साहित्य का केंद्र बनाया, तो गोयथे ने इन तीन धाराओं को आधुनिक मनुष्य की बेचैनी के साथ जोड़ दिया। यही कारण है कि उन्हें केवल जर्मन साहित्य का नहीं, विश्व साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। मैं समझता हूँ कि गोयथे को पढ़ना केवल एक महान लेखक को पढ़ना भर नहीं है, यह उस मनुष्य को पढ़ना है जो लगातार स्वयं से प्रश्न पूछने का साहस रखता है, जो यह स्वीकार करता है कि ज्ञान की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, जो यह समझता है और समझाता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि शक्ति नहीं विवेक है। और इसी अर्थ में गोयथे आज भी हमारे समकालीन हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रश्न आज भी हमारे आपके सबके सामने खड़ा है। क्या हम प्रगति कर रहे हैं या केवल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेना ही शायद गोयथे को समझने की पहली शर्त है। गोयथे का जीवन और साहित्य का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, ज्ञान की कोई अंतिम मंजिल नहीं है, सत्य की कोई अंतिम परिभाषा नहीं है, और जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं जब मनुष्य कह सके कि अब उसे सब कुछ मिल गया है। यही विचार फाउस्ट की आत्मा है और यही गोयथे के पूरे साहित्य का केंद्र भी। 1832 में 1832 में जब गोयथे ने संसार को विदा कहा, तब तक वे केवल जर्मनी के महान लेखक नहीं रह गए थे, वे पूरे यूरोप के बौद्धिक जीवन के केंद्र बन चुके थे। उनकी रचनाएं साहित्य, दर्शन, विज्ञान, राजनीति और शिक्षा तमाम क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुस्तक नहीं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह दृष्टि है जिसने मनुष्य को संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकलकर विश्व को देखने की प्रेरणा दी। पाकी संवाद, जहाँ शब्द डरते नहीं के लिए गोयथे का स्मरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं माना। उनके लिए साहित्य मनुष्य की आत्मा का दर्पण था। वह हमें मनोरंजन नहीं, आत्म परीक्षण के लिए विवश करता है। वह आसान उत्तर कतई नहीं देता, बल्कि कठिन प्रश्न दे देता है, और महान साहित्य की यही पहचान है। अंततः गोयथे हमें एक गहरी बात सिखाते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं, आत्मसंतोष है।
जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, उसी दिन हमारा बौद्धिक विकास रुक जाता है। इसलिए गोएथे की दृष्टि में जीवन का अर्थ किसी अंतिम उपलब्धि तक पहुंचना नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होते रहना है। शायद इसी कारण वे आज भी जीवित हैं, उनकी पुस्तकों में, उनके विचारों में, फाउस्ट के बेचैन प्रश्नों में और हर उस पाठक के भीतर जो यह जानना चाहता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल अधिक जानना नहीं बल्कि बेहतर मनुष्य बनना भी है। और यही गोएथे की सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने हमें यह विश्वास दिया कि साहित्य दुनिया को बदलने से पहले मनुष्य को बदलता है, और जब मनुष्य बदलता है तभी इतिहास भी बदलता है। धन्यवाद।